सोहागपुर के विकास को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कहाँ पर पिछड़ा हुआ है सोहागपुर, कहाँ पर काम करना बाकी है? क्योंकि 15 सालों से आप ही की पार्टी के विधायक हैं। मुख्यमंत्री एक समय पे उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, आज वो शराब की दुकान पे पत्थर मार रही हैं। तो क्या महिलाएं असंतुष्ट हैं? क्या राजू दीदी को भी मौका मिलेगा अगला ये विधानसभा चुनाव लड़ने का? भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैं रही, प्रदेश की वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी, फिर राज्य महिला आयोग की सदस्य मध्य प्रदेश सरकार में माननीय उमा भारती जी ने मुझे बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा था। 2007 तक 3 वर्ष महिला आयोग में रह कर के बहनों को न्याय दिलाने के काम में पूरी ताकत हमने झोंकी। 2007 से पुनः भारतीय जनता पार्टी में जब वापसी हुई तो फिर प्रदेश की वर्किंग कमेटी में थी, प्रदेश की मंत्री माननीय प्रभाजी भाई साहब के साथ बनी, प्रदेश की प्रवक्ता बनी, 7 वर्ष में प्रदेश की प्रवक्ता रही और अभी वापस वर्किंग कमेटी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात पूरे देश में चल रही है। हमारा मानना है कि महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा जब तक कि महिलाओं के सामने उनके समकालीन या उनको प्रेरणा देने वाली कोई महिला का रूपक ना आए। आज एक ऐसी शख्सियत को मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि सोहागपुर में किसी नाम की मोहताज नहीं है। ना सिर्फ सोहागपुर बल्कि पूरे प्रदेश में इनका नाम है। इनके थोड़े से अनुभव की, थोड़ी सी इनके कार्यों की झलक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप कभी IAS की तैयारी कर रही थी, MSc आपने किया और उसके बाद आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजका रही। और भी ऐसे कई अनुभव हैं, और भी ऐसे कई पदवी हैं, और भी कई ऐसे काम हैं जो आपके नेतृत्व में किए गए। आप हैं राजू मालवीय जी और सोहागपुर की दीदी हैं। प्यार से सभी बच्चे इनको बुआ कहते हैं, बड़े दीदी कहते हैं। दीदी आपको नमस्कार, NVTV में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा आपके बारे में, क्या कुछ आपका अनुभव है और किस तरह से हम किस शख्सियत के रूप में हम राजू मालवीय जी को जाने? राजू मालवीय अपने आप में कुछ नहीं है। राजू मालवीय के पास वही है जिसे हम कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस मातृभूमि ने जो कुछ दिया है वह मेरे व्यक्तित्व का एक अंग है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सोहागपुर शहर में मेरा जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा यहाँ हुई, लेकिन कॉलेज की जो शिक्षा थी वो MLB गर्ल्स कॉलेज भोपाल में हुई। MSc बॉटनी मैंने किया और वहाँ से आकर के फिर IAS की तैयारी कर रही थी। तभी राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, शिला पूजन की जा रही थी पूरे देश में और लगा कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये काम है और दुर्गा वाहिनी के काम में मुझे जिम्मेदारी दी गई। सोहागपुर के प्रखंड की यानी सोहागपुर तहसील की संयोजिका तब मुझे बनाया गया था। श्री राम जन्मभूमि के पूरे आंदोलन को, पूरे अभियान को बहुत सक्रिय भूमिका के साथ हम सब ने मिलकर के उस अभियान को चलाया है। वो दिन भी हमने देखा है जब 1990 में कार सेवा हुई थी, कार सेवकों पर सीधी गोली मारी जा रही थी। और वो दिन भी हमने देखा है जब 6 दिसंबर को ढांचा टूटा, गुलामी और कलंक की निशानी हटी और मेरे राम आज़ाद होकर टाट में विराजमान हो गए। तो राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारी रहते हुए मैं जिला संयोजिका रही, प्रांत संयोजिका रही, क्षेत्रीय संयोजिका रही और फिर अचानक मुझे 1999 में भारतीय जनता पार्टी में मेयर का कैंडिडेट बनाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो सारा काम मैनेजमेंट से होता था, उनकी सरकार भी मैनेजमेंट से चलती थी। वो कहते थे कि चुनाव मेहनत से नहीं जीते जाते, चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, बिजली पानी सड़क ये चुनाव के मुद्दे नहीं है, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते। और मेरे चुनाव में भी बड़ा मैनेजमेंट हुआ। अपन उस समय चुनाव लूज कर गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैं रही, प्रदेश की वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी, फिर राज्य महिला आयोग की सदस्य मध्य प्रदेश सरकार में माननीय उमा भारती जी ने मुझे बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा था। 2007 तक 3 वर्ष महिला आयोग में रह करके बहनों को न्याय दिलाने के काम में पूरी ताकत हमने झोंकी। 2007 से पुनः भारतीय जनता पार्टी में जब वापसी हुई तो फिर प्रदेश की वर्किंग कमेटी में थी, प्रदेश की मंत्री माननीय प्रभाजी भाई साहब के साथ बनी, प्रदेश की प्रवक्ता बनी, 7 वर्ष में प्रदेश की प्रवक्ता रही और अभी वापस वर्किंग कमेटी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूँ और आपके सामने हूँ। सोहागपुर के बारे में ये कहते थे कि जो सोहागपुर से गया वो पलट कर सोहागपुर नहीं देखता। मैं इस बात को झुटलाना चाहती थी और इसलिए मैं सोहागपुर के हर उस शख्स से जो बाहर गया, वो चाहे पढ़ने गया, चाहे नौकरी करने गया, चाहे किसी भी भूमिका में गया, मैं उसे हमेशा ये कहती थी कि अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना है और बस उसी कर्ज को चुकाना है। तो सोहागपुर में ही रहकर अपनी भूमिका को अदा करना है। पार्टी संगठन चाहे जहाँ जिम्मेदारी दे, लेकिन वापस तो लौट के अपनी ज़मीन पर आना। सोहागपुर में समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, अभी वर्तमान समय में किस भूमिका में या कौन सा दायित्व आपके हाथों में है? देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक बहुत विशाल अभियान चल रहा है, मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष। पिछले 1 माह से वो जनजागरण का जो कार्यक्रम है, जो अभियान है सेवा के 9 वर्ष, उसको लेकर के हम मैदान में उतरे हुए हैं।
चाहे फिर हमारे हितग्राहियों के से मिलने की बात हो, प्रबुद्धजन सम्मेलन की बात हो, संयुक्त मोर्चा अधिवेशन की बात हो, लखपति बहनों से मिलने की बात हो, नव मतदाता को जोड़ने की बात हो, तो ये सारे कार्यक्रम को लेकर के इस समय समाज में हम काम कर रहे हैं और इसी विषय को लेकर स्थान स्थान पर पत्रकार वार्ताएं आयोजित, यानी जितने भी चरण एक माह में तय हो सकते हैं। और अभी 20 से 30 तक तो घर घर जाने का अभियान भी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी मेरा मूल संगठन है, तो वो मूल भूमिका है, लेकिन इसके साथ ही साथ हे कल्याणी एक मेरी पत्रिका है जिसका मैं संपादन करती हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ जो कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए काम कर रहा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चूंकि मेरा सामाजिक कार्यों में जो जन्म हुआ है वो आंदोलन के लिए ही हुआ है, राम जन्मभूमि आंदोलन से जिसकी शुरुआत हुई है। और जब कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन मेरे सामने आया तो मुझे लगा नहीं, इसमें मेरी भूमिका होनी चाहिए। और अभी मैं वहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ से बहुत जुड़ाव है। 2003 में हमने जटाशंकर कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था, कुछ चंद साथियों ने शुरुआत की थी और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि प्रभु की कृपा से 20 वर्ष इस यात्रा को पूरे हो गए हैं। हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और 9 जुलाई से फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाने के लिए हम माँ को चुनरी चढ़ाएंगे, नर्मदा जी का अभिषेक करेंगे और 10 तारीख से कदम बढ़ाएंगे जटाशंकर पचमढ़ी की ओर। ये हमारी सामाजिक यात्रा है। मैं अगर ये कह सकूं तो एक तरह से धार्मिक जन जागरण के साथ हमने मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने में इस कांवड़ यात्रा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता था तो मध्य प्रदेश के लोग केवल जाते थे प्राकृतिक स्थल देखने के लिए, महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा वहाँ धार्मिक रूप में आते थे। परंतु कांवड़ यात्रा जब हमने शुरू की उसके माध्यम से एक बड़ा जन जागरण प्रदेश में भी हुआ है और आज इस बात को मैं नहीं कहती, पचमढ़ी के लोग, पचमढ़ी के व्यापारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, ये हमारा प्रयास था और हम उसमें सफल हुए। कितने लोग अनुमानित इसमें जाते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है 550-600 लोगों का होता है, क्योंकि पिपरिया के बाद वहाँ रुकने की जगह नहीं है। हमारा एक गांव पड़ता है पगारा, पगारा में कोई बड़ा हॉल नहीं है, तो हम वहाँ पूरा गांव आदिवासी समाज है और आदिवासी भाई बहन पगारा में अपने घर को लीप कर, सजा कर, पोत कर, कांवड़ यात्रा आ रही है, हम सब आ रहे हैं, इसलिए वे स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। उस दिन वे प्रतीक्षा करते हैं और गांव के हर घर में हमारा कांवड़िया होता है। आप ये सोचिए कि 2 कमरे का भी उनका घर है ना, तो एक कमरे में वो सिमट जाते हैं और एक कमरा हमारे कांवड़ियों के लिए। इसलिए हम बहुत ज़्यादा संख्या तो वहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ, इससे पूरी यात्रा का जो मोबिलाइजेशन होता है, एक गाँव से कोई लेने आता है, दूसरे गाँव तक कोई छोड़ने आता है, कोई व्यवस्था में लगा होता है, कोई उद्घाटन में होता है, कोई समापन में, तो लगभग 10,000 लोगों का मोबिलाइजेशन इस पूरे कार्यक्रम में होता है। मैं दोबारा, चूँकि आप एक राजनीतिक पार्टी के साथ हैं, समाज सेवा आप करते रहते हैं और चूँकि राजनीति भी एक समाज सेवा का माध्यम है, मैं राजनीति में आना चाहूँगा, राजनीति की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर सुहागपुर में विकास की काफ़ी संभावना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक समय था जब प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के समकालीन आप हैं, उन्हीं के कार्यकाल में आपने काम किया, मेयर का चुनाव भी लड़ा और काफ़ी अच्छा अनुभव है आपका। वजह क्या है आखिर कि महिलाओं की उतनी भागीदारी राजनीति में, क्वालिटी, योग्यता होने के बावजूद, चूँकि एक शख्सियत, एक प्रसंग के रूप में, उदाहरण के रूप में आप हमारे साथ मौजूद हैं, देखा जाता है कि बहुत कम ही मात्रा में गिने चुने ही विधायक या सांसद चुनाव लड़ते हैं और उन्हें, क्या ऐसी वजह है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर बहनों को मौका देने की बात हम करें तो सबसे पहले मौका देने का जो काम किया है वो हमारी सरकार ने किया है। आप देखिए कि सरपंच से लेकर के आज 50% बहनें हैं और नगरीय निकाय में अगर आपको कहीं अध्यक्ष कोई बहन नजर आ रही है, कोई पार्षद नजर आ रही है, कोई महापौर नजर आ रही है, तो इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार को। बहनों को पहले तैयार करना, उस भूमिका में उनको लाना और फिर आगे बढ़ाना। आपको मैं याद दिलाती हूँ, जब सरपंच के लिए आरक्षण आया था तो 1.5 फुट का घूंघट डाल के बहनें आई थी और कुछ पुरुषों ने मजाक भी उड़ाया था कि 1.5 फुट घूंघट डालकर ये जिला पंचायत चलाएंगी, ये जनपद पंचायत चलाएंगी। हाँ, एक कार्यकाल ऐसा भी बीता जब सरपंच पति, अध्यक्ष पति, जिला पंचायत अध्यक्ष पति चलाते तो अभी भी वही है, अभी हम भूमिका बहुत ज़्यादा थी। लगभग मैदानी बहनें बहुत कम प्रतिशत में थी, लेकिन आज आप देखिएगा कि जस्ट उल्टा हो गया। अब अपने कार्य को संभालने वाली बहनों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है और कुछ छोटा मोटी संख्या वो भी है जो बहनें घर से निकलकर ही तुरंत आती हैं और कभी कभी पति की महत्वाकांक्षा भी पत्नी के माध्यम से पूरी होती है ना, तो फिर वहाँ बेचारी बहन यदि घर से ही निकल कर आई है तो उसकी भूमिका को तो संभालने का काम उनके पतियों को करना ही होता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा की बात करें, वहाँ तो इतनी भागीदारी नहीं है। नहीं, विधानसभा लोकसभा में भी है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पर्याप्त नेतृत्व दिया है। आज संगठन में भी हम 33% हैं, विधानसभा में भी इस बार मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में बहनों की भागीदारी होगी। ऐसा जो कार्य है, जो चर्चाएं होती हैं उससे भी पता चलता है। और राजनीति केवल सत्ता नहीं होती, राजनीति संगठन भी होता है और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री जी तक जनप्रतिनिधियों की जो चेन होती है वो मिलकर के पूरा योगदान इस देश के विकास में करती है। इसलिए हमारे लिए हमारी सरपंच बहन भी महत्वपूर्ण है, अगर कोई जनपद की अध्यक्ष है वो भी महत्वपूर्ण है, जिला पंचायत पार्षद में, यानी ये सभी अंग वहाँ महत्वपूर्ण है। तो देश की संसद में और प्रदेश की विधानसभा में भी बहनों की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मुख्यमंत्री एक समय पर उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, आज वो शराब की दुकान पर पत्थर मार रही हैं, तो क्या महिलाएं असंतुष्ट हैं? नहीं, महिलाएं असंतुष्ट नहीं हैं, लेकिन
कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नियमों को अनदेखा करके कोई ऐसा काम हो जाता है तो फिर तकलीफ होती है। और उमा भारती जी ने भी जिस दुकान के लिए ये किया था वो उचित जगह पर नहीं थी, और बाद में जब उन्होंने सारी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी तो आप देखिए कि पूरी नीति बदली है। मध्य प्रदेश की पूरी शराब नीति बदली। मुख्यमंत्री जी ने उसे सहृदयता से स्वीकार किया कि तीर्थों के पास हो, मंदिरों के पास हो, अन्य स्कूली संस्थाओं के पास हो, 200 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान होनी चाहिए। इस बात को मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया। आज अहाते जैसे जो एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे रेवेन्यू नहीं चाहिए, मुझे प्रदेश की सुख शांति चाहिए, मुझे अपनी बहनों की खुशहाली चाहिए। और इसलिए प्रदेश की आय को भी दरकिनार करके हम इस प्रदेश की सुख शांति और खुशहाली के लिए आगे बढ़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहनों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब बहनों को अनदेखा किया जाए। तो एक जैसे कि आपका अच्छा खासा लंबा अनुभव है, आप एक अच्छी वक्ता हैं और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आप काम कर रही हैं, तो हर कोई चाहेगा, खासतौर से सोहागपुर के जो युवा हैं, जो युवा बहनें हैं, वो भी चाहेंगे कि उनके ही बीच से राजू दीदी भी आगे नेतृत्व करें। क्या राजू दीदी को भी मौका मिलेगा अगला ये विधानसभा चुनाव लड़ने का? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो संगठन सब कुछ तय करता है और एक बार संगठन जिसका निर्णय कर देता है हम सब उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक युवाओं की बहन की बात है या बच्चों की बुआ की बात है, तो राजू दीदी हमेशा से नेतृत्व कर रही है। जब मैं प्रदेश में वर्किंग कमेटी की मेंबर भी बनी थी तो जिले से पहली मेंबर थी, महिला आयोग में भी आई थी तो पहली ही मेंबर आई थी। तो उनकी दीदी तो हमेशा क्षमताएं और आपका कौशल बड़ा है, अनुभव बड़ा है, तो सब चाहेंगे कि आपका जो काम करने का दायरा है, जो आपकी शक्ति है, वो भी बड़ी होनी चाहिए। ये मेरे वरिष्ठों के ऊपर है। हमारे यहाँ डिसीजन जो होता है वो सामूहिक होता है और सामूहिक रूप से बैठकर हमारे वरिष्ठ जन, हमारी कोर कमेटी जो डिसीजन करेंगे उसे सब स्वीकार करेंगे। अगर मुझे आदेश मिलेगा तो उस दिशा में काम करूंगी, नहीं मिलेगा तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में झाड़ू भी लगा सकते हैं हम और मंच पर भाषण भी दे सकते हैं। मंच पर भाषण और जो आपकी वाक्पटुता की शैली है, लंबा अनुभव है राजनीति का, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व के गुण आप में पूरी तरह से हैं, एक लंबा अनुभव है। और जब नेतृत्व एक सही व्यक्ति के हाथों में होता है तो सोच भी बड़ी होती है, तो आगे विकास भी होता है। सोहागपुर के विकास को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कहाँ पर पिछड़ा हुआ है सोहागपुर, कहाँ पर काम करना बाकी है, क्योंकि 15 सालों से आप ही की पार्टी के विधायक हैं। सोहागपुर आपने 15 साल पीछे मैं आपको लेके चलती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, और उस समय का जो सोहागपुर विधानसभा था वो अत्यंत पिछड़ा था। हम ये कह सकते हैं कि सेमरी में 2.5 फुट के गड्ढे सोहागपुर विधानसभा में मेन रोड पे थे। सोहागपुर से होशंगाबाद की दूरी 4 घंटे में तय होती थी साहब, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे अन्य व्यवस्था की हो। हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस समय जब 2004 में आदरणीय मधुकर राव हरणे जी विधायक बने और बाद में 3 बार से हमारे भैया आदरणीय विजयपाल सिंह जी विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने सोहागपुर के लिए लगातार काम किया है, बहुत काम किया है। आप सड़कों का जाल देख लें, आप सौंदर्यता देख लें, आप शैक्षणिक संस्थान देख लें, CM राइज जैसे विद्यालय देख लें। यानी अगर मैं विकास की बात करूं तो बहुत विकास इस क्षेत्र में हुआ है और इसलिए काम निरंतर चलते रहता है, काम निरंतर होता है और फिर जो संभावनाएं बचती हैं उस पर आगे काम करते हैं। 15 सालों में शासकीय कॉलेज को लेकर कोई भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है और इसकी चर्चा भी हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये शुभ सूचना हम सबको मिलने भी वाली है, क्योंकि इस पर आगे काम हुआ है और यह क्षेत्र बढ़े। और स्वाभाविक रूप से जो जहाँ का रहने वाला होता है उसे, किसानों के लिए मंडी की भी मांग है। 20 किलोमीटर दूर पिपरिया में जाना पड़ता है, कोई स्थानीय ऐसी बड़ी मंडी नहीं है। नहीं, देखिए मंडी तो है, परंतु मंडी में जाने वाला किसान, उसी से मंडी बड़ी होती है। अगर आप सेमरी की बात करें तो आज हमारे पास सेमरी एक अच्छी मंडी है और चूंकि बिल्कुल पास में पिपरिया है इसलिए लोग ज़्यादा उधर चले जाते हैं, पर मंडी तो आज आपके पास भी है। अगर यहाँ का किसान तय कर लेगा कि हम यही व्यवसाय करेंगे तो आने वाला व्यापारी भी यहाँ आने लगेगा। तो हमें कुल मिलाकर के सबको मिलकर कहीं ना कहीं ये विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं और सामूहिक रूप से अगर ये सब तय कर लेंगे ना तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। राजू दीदी को यदि नेतृत्व मिलता है तो क्या उनकी नज़र में वो रहेगा, कैसा सोहागपुर वो दिखाना चाहेंगी लोगों को या देखना चाहेंगी? संजय जी, संभावनाओं पे बात नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी से का प्रत्याशी होता है कमल का फूल। जो कमल का फूल लेके आएगा हम सब उसके साथ लगेंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और जो भी हमारा प्रतिनिधि होगा वह प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर, और उस घोषणा पत्र में हमारी विधानसभा का भी घोषणा पत्र सम्मिलित होगा, उस पर काम करेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से सोहागपुर से विजय होनी है, कमल के फूल की विजय होनी है, भारतीय जनता पार्टी की विजय होनी है। व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ महत्व नहीं रखता,
वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। जिसको पार्टी तय कर देगी, जिसके हाथ में वो बी फॉर्म आ जाएगा, पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसके लिए लगेंगे। एक चर्चा मुझे भी एक चर्चा ये भी है कि जो वर्तमान विधायक जी हैं विजयपाल जी, वो होशंगाबाद, चूंकि वहीं से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो होशंगाबाद तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, वहाँ से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, ऐसा चर्चा है। मैंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं तय करता, ये तय करता है हमारा नेतृत्व। प्रदेश की हमारी कोर कमेटी प्रस्ताव करती है, 1, 2, 3 की सूची बनाकर केंद्र को भेजती है, और जो संसदीय बोर्ड होता है वो प्रत्याशी तय करता है। तो नर्मदापुर जिले से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, लेकिन कौन कहाँ बिठाया जाएगा ये मेरे नेतृत्व को पता है, और जैसा उनका आदेश होगा उसका सब लोग पालन करेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही, निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ, क्योंकि हमने काम किया है, और जो घोषणा पत्र जो हमने अपना एक प्रोफार्मा जनता के सामने रखा था कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, वो सारे काम हमने किए, और रिजल्ट शीट को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आप देखिए ना, 15 महीने की सरकार थी, कांग्रेस की आई, क्या हुआ उस समय, क्या कहा था राहुल गांधी ने, 1, 2, 3, 10, बस 10 दिन में नहीं हुआ कर्जा माफ, कमलनाथ जी को बदल दूंगा। बदला क्या? गिरवा रहे हजारों की तादाद में होशंगाबाद जिले से किसानों का कर्जा माफ हुआ है। एक भी किसान का बता दीजिए आप, सिंगल किसान का, एक सिंगल किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने वो दस्तावेज जो लेकर के बैंक को दे दिए। आप जब तक बैंक को पैसा नहीं था, इधर बैंक को ये कह दिया कि इनका माफ कर दीजिए, और इधर आपको कह दिया माफ, कैसे पॉसिबल है क्या? बैंक पैसे का काम तो पैसा करेगा ना। बैंक को आपने पैसा नहीं दिया, सिंगल आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, वो नीले पीले हरे सारे कागज भरवाए थे, और आज वो किसान जो डिफॉल्टर हो गया, जिसका ब्याज भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही किया है। तो वो था 51,000 कन्यादान में देंगे, एक बहन को दिया क्या? बहनों को आंदोलन करना पड़ा, बहनों को रैलियां निकालनी पड़ी। तो ये कमलनाथ की सरकार थी। हमने संबल कार्ड, संबल योजना शुरू की, आपने बंद कर दी। हमने तीर्थ दर्शन शुरू की, आपने बंद कर दी। यानी जितनी योजनाएं थी, और आपको ये बात बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना से मिलते ही उस गरीब के चेहरे पर जो चमक आती है वो देखने लायक होती है। 2.5 लाख मकान इस मध्य प्रदेश से वापस चले गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में 60% राशि केंद्र की होती है, 40 यहाँ की होती है। संघीय ढांचा है हमारा, तो हम प्रदेश के से की राशि नहीं देंगे, क्योंकि उस योजना का नाम प्रधानमंत्री योजना है, और उन गरीबों के हक छीन कर 2.5 लाख आवास कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। इतना बड़ा पाप अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। किसी की बहन बेटियों को आपने कह दिया कि 51,000 देंगे, उनका कन्यादान का पैसा आपने छीन लिया। 1500 रुपये देने का अभी भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लाडली बहना योजना के माध्यम से जब मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा जयंती पे घोषणा की कि प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना उनके लिए मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, उन्हें 1,000 रुपये की राशि मिलेगी, ताकि उससे वे भैया की राशि मान लें, और 12 महीने तक हर महीने उनको 1,000 मिलेंगे, यानी 1 वर्ष में उनको 12,000 रुपये की राशि मिलेगी। अब कमलनाथ जी को लगा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम 1,500 देंगे। नारी सम्मान का फॉर्म भराना शुरू कर दिया। मुझे ये बताइए कि वो डॉक्यूमेंट आपने किसी से आधार कार्ड लिया है, बैंक का अकाउंट लिया है, फॉर्म भरवाया, वो जैसे कमरे में रखे हैं, उसकी सेफ्टी की गारंटी क्या? और शायद आपने देखा होगा 8 दिन पहले वो सारे कागज रद्दी की दुकान पर बिके हुए मिले। अब किस किस बहन के बैंक के खातों में डाका डाला, कौन सी बहन की बैंक का खाता खाली हुआ, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक बहुत बड़ा फ्रॉड कांग्रेस ने बहनों के साथ। उनकी घोषणा के बाद ही तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या एकदम से 1000 के बाद एकदम से 1500, 1200, 1500, 3000 तक का दावा किया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी को ये डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं उन कमलनाथ जी का वादा सुनकर महिलाएं उनके खाते में वोट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं है। एक्चुअली हमने 1,000 रुपये दिए, घोषणा की, फॉर्म भरने शुरू हो गए, हमने दे भी दिए। अब कांग्रेस को लगा कि हमने क्या करना चाहिए, उन्होंने 1,500 की घोषणा कर दी। लेकिन जिस सरकार ने 15 महीने रहकर जिसका टेलर दिखा है, वो बेटियां आज कहेंगी ना कि मेरा कन्यादान हुआ, 51,000 मुझे नहीं दिए कमलनाथ जी ने। आज महिलाएं बहनें हमारी कैसे विश्वास कर लेंगी? और जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, देखिए आप उनकी घोषणा को थोड़ा सा ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारी व्यवस्था होगी, अगर वो सीधे कहते हम तो 3,000 देंगे। 1500 के पहले तो उन्होंने सुनिए तो मैं बता रही हूँ, ये बात उन्होंने कब कही, किस दिन कही? जिस दिन हमने राशि डाली। अगर हम पहले से ही ये बात करना शुरू कर देते तो भी वो बात उपयुक्त नहीं थी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने राशि डाली, उस दिन उन्होंने कहा कि चिंता मत करना,
जैसे ही हमारी व्यवस्था होगी हम इसको 1250 करेंगे, हम 1500 करेंगे, हम 1750 करेंगे, हम 2000 करेंगे। उन्होंने एक साथ 3000 नहीं कहे और उन्होंने कहा कि ये राशि मैं 3000 रुपये तक लेकर के जाऊँगा। अब आप मीडिया कर्मी इसे मास्टर स्ट्रोक मान लें, आप मीडिया कर्मी ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की योजना की काट है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में एक सहृदयता के साथ, एक अच्छे मन के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहनों के विकास का जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आज आप जाके देखिए तो लाडली बहनों के पास आपको आनंद आ जाएगा उनकी अनुभूति सुन करके, क्योंकि अभी हम मैदान में तो जाते हैं, सबसे पूछते हैं पैसे आए कि नहीं आए, क्या करोगी इसका। एक बहन मिली जिसने उसी दिन पैसे आए, उसी दिन निकाले और 3 साड़ियाँ लेके आ गई। जब हम गए तो उसने दिखाई, दीदी हम तो 3 साड़ियाँ ले आए, देखो भैया के पैसे से। तो ये जो चीज़ें हैं इस भाव के साथ ही तो वो राशि दी गई थी। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनके खाते में 1000 जाने का ये है प्रावधान। और अब तो हमने उसमें 2 चीज़ें और कर दी हैं। अभी तक 23 वर्ष था, अब 21 वर्ष की बेटियों को भी हमने सम्मिलित कर दिया है। और पहले ये था कि ट्रैक्टर वाले जो परिवार हैं उनको नहीं देंगे, लेकिन उनको भी सम्मिलित किया है। और अगले माह वो बहनें भी सम्मिलित होंगी जो अविवाहित हैं, क्योंकि अविवाहित बहनों को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो समाज की हर वर्ग की बहनें इनकम टैक्स पेई को छोड़कर हम इस योजना में सम्मिलित करेंगे। और मैं समझती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर ये तय ही नहीं किया, इसे व्यवहार में बदला है कि मैं मध्य प्रदेश की बहनों का भाई हूँ, तो उन्होंने इस योजना के माध्यम से वास्तविक भूमिका निभाने का भी काम किया है। ऐसे ही हमारी प्रधानमंत्री महिलाएं संतुष्ट दिख रही हैं, खुश हैं, बिल्कुल संतुष्ट दिख रही हैं, वादा कर रही हैं भाजपा के साथ 100%। आप ये देखिए ना कि अभी जब मेरी कुछ एक मैं भारकच्छ में गाँव में थी मतदान केंद्र पर, तो वहाँ की बहनों से जब मैंने बात की कि मैंने कहीं इज्जत घर देखा था, एक 4x4 का बना हुआ इज्जत घर। मैं भी थोड़ी देर के लिए मैंने पूछा ये क्या है, बोले ये शौचालय है। मैंने थोड़ी देर के लिए ध्यान दिया तो मुझे लगा कि सच में ये इज्जत घर है। आप देखो 60 साल तक परिवार से लेके समाज से लेके सत्ता तक ने बहनों की अस्मिता की चिंता नहीं की थी, बहनों की उस प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की थी जहाँ उन्हें लोटा लेकर के खेतों की मेड़ों पर जाना पड़ता था। एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व जिसके ने उन सारे दर्दों को देखा था, बहुत निकट से झेला था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार 15 अगस्त को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की और कहा कि बहनों के लिए शौचालय बनाए जाए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए शौचालय अनिवार्य है। अब आप ये सोचिए कि शौचालय बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसको गंभीरता से उसके बारे में सोचेंगे तो 60 साल तक क्या कर रही थी ये सरकार, इतनी छोटी छोटी और बारीक बारीक चीज़ें। मेरी बहन बेटियां जब बारिश में उस चूल्हे में रोटी बनाती है ना, तो गीली लकड़ियों में उनकी आँख खराब होती है, उसमें से उज्ज्वला योजना निकल के आ गई। वो टूटे हुए छप्पर जिनसे रात में गंजी इधर से उधर रखना है, भगोना इधर से उधर रखना है, कहीं गद्दा सरकाना है, कहीं तकिया सरकाना है, कहीं रजाई उठाना है, कहीं बच्चों को बचाना है, ऐसे घर होते हैं जो छप्पर वाले होते हैं, जो टूटे छत वाले होते हैं। उस टूटे छत वाले जिल्लत की ज़िंदगी से बाहर करने की अगर योजना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। अद्भुत है। हमें याद है इंदिरा आवास योजना के बारे में सुनते थे, एक कुटी आती थी, उसके लिए पूरा गांव लड़ता था कि कुश्ती होती थी कि किसको मिल जाए, और वो भी मिलती थी किसी कांग्रेसी नेता के बहुत खास वाले पट्टे को। लेकिन आज आप देखिए गांव की शक्लें बदल गई, मोहल्लों की शक्लें बदल गई। आप सोहागपुर में अगर एक तरफ से निकलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इतनी बड़ी संख्या में। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन पहली बार संसद गए तो संसद की सीढ़ी पर उन्होंने अपना पैर नहीं रखा, उन्होंने अपना मस्तक रख के संदेश दे दिया कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। और उनका पहला उद्बोधन था, मेरी सरकार गरीब कल्याण की सरकार है। आप देखिए वो सारी चीज़ें। आपने लोकतंत्र में मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे लोकतंत्र का सवाल पूछा जाता है कि क्या आप लोकतंत्र सुरक्षित रख पाएंगे, पूरा सवाल पूछा गया था। तो पर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपने अमेरिका की बात उठाई तो मैं आपको एक बात जरूर स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है उस बात को सुनकर के। एक समय था जब मोदी जी को अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं दिया गया था, और आज आप देखिए कि अमेरिका प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 2.1, भारत की ग्रोथ रेट 7.2। वो अमेरिका एक उस प्रस्ताव पर साइन करने की प्रतीक्षा कर रहा था जो अमेरिका की ज़िंदगी बदल देगा, जो अमेरिका के विकास में पंख लगा देगा। अमेरिका की संसद में 79 बार वहाँ के सांसदों ने खड़े होकर मोदी जी के उद्बोधन में तालियां बजाई हैं, मोदी मोदी कहा है। तो ये जो सम्मान है, ये मोदी जी अपना सम्मान नहीं मानते, ये वो मानते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। हम देखिए सोहागपुर में, चलिए पुनः मैं आपको सोहागपुर विधानसभा की तरफ लेकर आपको आना चाहूँगा। सोहागपुर विधानसभा में
आपके पार्टी की बात करें तो वर्तमान में जो विधायक जी हैं उन पर सभी ताल ठोक रहे हैं और जैसे आपने भी कहा कि सभी को उनका साथ है। विपक्ष की क्या स्थिति आप देखते हैं? विपक्ष के लिए आप एक चौराहे पे जाते हैं, वहाँ पर एक पूर्व की विधायक हैं, उनका पोस्टर देखती हैं, आगे आती हैं तो एक समाज सेवक का पोस्टर देखती हैं, और थोड़े से आगे आते हैं तो एक चेहरा देखते हैं नौजवान नेता का जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा विधायक का। तो ये क्या स्थिति आप विपक्ष की देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से अपेक्षा और महत्वाकांक्षा लेकर आता है। भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता हैं, हर एक की अपनी इच्छा होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन है, एक रीति नीति है कि टिकट मिलने के पहले तक सब अपनी इच्छा उचित मंच पर उचित स्थान पर बता दें और टिकट जिसको भी फॉर्म दे दिया जाए उसके लिए सब लग जाएं। इसके विपरीत कांग्रेस में छत्रप है, कांग्रेस के कुनवे में छत्रप है और अलग अलग कुनवे हैं। जिस कुनवे को मिल जाता है बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो उसका अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं और इसलिए वो कभी इकट्ठे नज़र नहीं आते। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज जिस स्थिति में लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर नेता एक परिवार के गर्भ से पैदा होता है, यहाँ पर नेता किसी चाय वाले का बेटा भी बन सकता है, किसी पाँव वाला भैया किसान का बेटा भी बन सकता है, एक आम कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक आम पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति आज हमारा केंद्रीय सड़क मंत्री है, वो भी बूथ के कार्यकर्ता थे। आज जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी एक पन्ना प्रमुख से काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी स्थान पर बैठाया जा सकता है, ये मेरी पार्टी की विशेषता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में जो कुछ होता है वो माँ बेटे और दीदी इन तीन की जिस गुड लिस्ट में जो होगा उसकी वाहवाही है, बाकी सब बेकार है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोगों के साथ रहने के बाद भी लोगों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ वो भी तो देश को पता है। बेसिक अंतर यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। जरूर देना चाहूँगी कि नर्मदापुर से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, चूँकि कांवड़ यात्रा जटाशंकर कांवड़ यात्रा को 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो 9 तारीख को माँ का चुनरी महोत्सव है, 10 तारीख से यात्रा है। NVTV के माध्यम से मैं संजय जी को धन्यवाद देने से पहले आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आइए माँ नर्मदा को कंधे पर लेकर हम सब पचमढ़ी की ओर चलें और हमारे प्रदेश का वो प्रमुख तीर्थ स्थल जिसे हम केवल प्राकृतिक स्थल मानते हैं, एक बार आप आके तो देखिए। इस वर्ष 20 वर्ष पूरे होने पर हम लोगों ने 51,000 रुद्राक्ष के शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, जो पूजित होते हुए पचमढ़ी जाएगा और बाद में वो रुद्राक्ष, अभिमंत्रित रुद्राक्ष सभी को बांटे जाएंगे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है, सादर आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें समय दिया। आपके हमारे साथ सुहागपुर से राजू मालवी, जिनको बड़े प्यार से सब लोग दीदी कहते हैं, एक अच्छी वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और वर्तमान समय में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्या। निश्चित तौर पर नेता की एक खासियत होती है कि वो एक बड़ी सोच रखता है, एक लंबा अनुभव होता है और समर्पण की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। ऐसी भावनाओं के साथ राजू मालवी दीदी काम कर रही हैं और पूरा देश ऐसे ही नेताओं को चाहता है। जिस तरह से आपका जो सहयोग और आपका अनुभव समाज सेवा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को संगठन में मिल रहा है, उसी तरह का नेतृत्व प्रदेश को मिले, देश को मिले, क्षेत्र को मिले, इसी आकांक्षाओं के साथ क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं NVTV। एक अच्छे नेता का साथ सभी को देना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव होता है और उनमें क्षमता होती है कि वो अपनी सोच से जनता की समस्याओं को देख सके और एक विकास का उनके पास मॉडल हो। ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी की और हमारे बीच राजू मालवी दीदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप देख रहे हैं NVTV, मैं हूं आपके साथ संजय वैष्णव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इस खबर के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए NVTV।